लोकल होस्ट में हम लोग सर्च करेंगे 10:30 to 12। आज हो गया मंथ अगस्त 22। लो जी, अगस्त भी ख़त्म होने वाली है। क्या बात है। तो हमारी इस इंडेक्स फाइल की वजह से ही आ रहा है। ठीक है, तो इसका नाम हमें बदलना पड़ेगा, नहीं तो हमें परेशान करती रहेगी बार बार। ये आई थिंक हमने पोस्ट में कहीं इस्तेमाल किया था इंडेक्स, ज़रा चेक करो। नहीं, तो फिर रिक्वेस्ट में कहीं होगा। यस, मैंने इसको नेम दिया एग्जाम्पल डॉट PHP और इस इंडेक्स को एग्जाम्पल कर दो। नहीं तो क्या होगा, हम लोग बार बार फाइल का नेम लिख के चलाते रह जाएंगे, ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब लिस्ट कर देंगे। चलो, तो हमने लास्ट सुपर ग्लोबल्स तक देख लिया था बट जैम कौन सा महीने में थे हम लोग? मार्च। सो रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पर अपना कंप्लीट हो गया। इसको ढक के लाओ। हाँ, क्या बात है। चलिए कॉपी करेंगे इसको और अपने आज के फोल्डर में लिखेंगे। सर्वर के अंदर HT डॉक्स के अंदर 10:30 to 12 अगस्त 22 और यहाँ पर लाके इसको कॉल कर लीजिए। जी, तो हमने एक एग्जाम्पल के नाम से फाइल यहाँ भी बनाई हुई है, फिर दिक्कत करेगा ये। क्या रखा हमने इसमें? अच्छा, ये हमने HTML वाला वो एक डेमो दिखाया था करके कि इसमें हम लोग पैटर्न का यूज़ करते थे। इसको एग्जाम्पल 1 कर लेते हैं। सारा कुछ कॉपी करने के बाद मेन फाइल के अंदर कॉल और लास्ट टॉपिक क्या तुम्हारा 17, तो इसको 18 दे दो। चलो, क्या खुला हुआ है? रिफ्रेश करेंगे, नंबर 18 रेगुलर एक्सप्रेशन को हम लोग ऑन कर लेंगे। यहाँ पर बात करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन हो गई? यस। व्हाट इज रेगुलर एक्सप्रेशन? A regular expression is a sequence of characters that forms a search pattern. When you search for data in a text, you can use this search pattern to describe what you are searching for. So, a regular expression can be a single character or a more complicated pattern. Regular expressions can be used to perform all types of text search and text replace operations. So, रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से क्या बेनिफिट हमें मिलता है? जैसे जावास्क्रिप्ट में आपने नोटिस किया, हम लोग जैसे ईमेल फील्ड को वैलिडेट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर डॉट पोजीशन एट पोजीशन और उसके अंदर हम लोग इंडेक्स ऑफ फाइंड करते हैं ना। थोड़ा लेंदी हो जाता है तरीका। अब रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या है कि पैटर्न तो कॉम्प्लिकेटेड होता है, हार्ड टू अंडरस्टैंड है, बट मेरा जो कोड कई लाइन का है वो सिंगल लाइन में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसका मेजर बेनिफिट ये आता है। दूसरा, आप अगर कुछ फाइंड एंड रिप्लेस करना चाह रहे हो चीज़ें, वो आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हो। तो इस फाइल में हम जितने भी नंबर ऑफ मॉडिफायर्स होते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर, वो सारी चीज़ें समझेंगे। अब जैसे मैं आपको डायरेक्ट किसी ईमेल का रेगुलर एक्सप्रेशन अगर आपको दिखा दूँ, आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे।
बट अगर आप मॉडिफायर एक एक समझोगे कि भाई आई का हमने कहाँ इस्तेमाल करना है या किसी की का हमने कहाँ इस्तेमाल करना है, तो आप समझ पाओगे कि कौन सा मॉडिफायर अपर केस को चेक करता है, कौन सा मॉडिफायर मेरे लोअर केस को चेक करता है, कौन सा मेरा डिजिट को चेक करता है, कौन सा मेरा डिजिट को स्किप करता है। उससे क्या होगा, आप एक छोटे से पैटर्न के अंदर पूरा अपना कॉन्फ़िगर कर लोगे चीज़ों को। तो चलिए, सिंटैक्स इन PHP, regular expression are strings composed of delimiters, a pattern and optional modifier. So जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं अरीना एनिमेशन आई हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो ज़रा कोड पर आ जाइए, ठीक है। हमने यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा, ठीक है। तो अभी तक यहाँ पर कोई कोड नहीं है, ठीक है। सो इन दी एग्जाम्पल अबाउट फॉरवर्ड स्लैश इज द डेलीमीटर, अरीना एनिमेशन is the pattern that is being searched for, and I is a modifier that makes the searches case insensitive, यानी कि अपर केस हो लोअर केस हो दोनों को ही फाइंड करेगा उस केस में, ठीक है। ध्यान रखना डेलीमीटर आपके फॉरवर्ड स्लैश और बैक स्लैश दोनों तरह के यूज होते हैं। द डेलीमीटर कैन बी एनी कैरेक्टर दैट इज नॉट अ लेटर, बैक स्लैश और स्पेस। द मोस्ट कॉमन डेलीमीटर is the forward slash, but when your pattern contains forward slashes it is convenient to choose other delimiters such as hash or tilde। तो forward slash के साथ आप देख रहे हो हमारे पास बेनिफिट क्या है, हम लोग और भी डेलीमीटर मिक्स कर सकते हैं साथ में। So regular expression functions, PHP provide a variety of functions that allow you to use regular expression. The most common functions are regular expression match, regular expression match all, regular expression में replace। अब ये P क्या है, PHP रेगुलर की हम लोग बात करें, ठीक है। तो अगर मैच होता है तो क्या होता है, रिटर्न 1 इफ द पैटर्न वाज फाउंड इन द स्ट्रिंग और 0 इफ नॉट, ठीक है। यानी कि मिलेगा तो 1 देगा, नहीं मिलेगा तो 0 देगा। यहाँ पर ऑल में क्या होगा, रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम्स द पैटर्न वाज फाउंड इन द स्ट्रिंग विच में ऑल्सो बी 0। मे भी हो सकता है आपको एक ऐसा लेटर फाइंड करो यूजर के इनपुट के अंदर जो कि एग्जिस्ट ही ना कर दो। थर्ड क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन में रिप्लेस, रिटर्न अ न्यू स्ट्रिंग व्हेन मैच्ड पैटर्न हैव बीन रिप्लेस्ड विद अनदर स्ट्रिंग। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा अरीना एनिमेशन, मैं कहता हूँ कि इसको मल्टीमीडिया से रिप्लेस कर दो, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, पैटर्न को फाइंड करना पड़ेगा डेलीमीटर के बीच में, इनसेंसिटिव मुझे यहाँ पर परफॉर्म करना है और उसको मुझे नई वैल्यू से रिप्लेस करा दे। तो अभी आप देखो कैसे काम करती है चीज़ें। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन मैच फंक्शन। द रेगुलर एक्सप्रेशन मैच फंक्शन विल टेल यू वेदर अ स्ट्रिंग मैचेस ऑफ अ पैटर्न। सो एग्जांपल, यूज अ रेगुलर एक्सप्रेशन टू डू अ केस इनसेंसिटिव सर्च फॉर अरीना एनिमेशन इन अ स्ट्रिंग। सो हमने क्या करना होगा, इसके लिए एक वेरिएबल डिफाइन किया होगा नीचे। वेरिएबल क्या है, $x, x में क्या है, अरीना एनिमेशन। हमने एक वेरिएबल बनाया पैटर्न, पैटर्न के अंदर हम लोगों ने डेलीमीटर यूज़ किया फॉरवर्ड स्लैश, लिखा अरीना एनिमेशन, और यहाँ पर हमने मॉडिफायर यूज़ किया आई। हमने लिखा द आई मेक्स इट केस इनसेंसिटिव, ये सेंसिटिव वाला पार्ट नहीं रहेगा, ठीक है। अब हम लोग लिख रहे हैं पर एको करो रेगुलर एक्सप्रेशन मैच पैटर्न और $x। तो पैटर्न के अंदर जो लिखा है और जो $x पर लिखा, अगर दोनों मैच करेंगे तो ये मुझे रिटर्न करेगा यहाँ पर 1। क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना। अब मान लो कि आपका पैटर्न या मिसमैच हो या फिर आपका ये मिसमैच हो स्ट्रिंग, मैंने क्या लिख दिया, एनिमेशंस कर दिया ना। तो यानी कि मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो यहाँ पर मिसमैच है। जरा चेक करके देखो यहाँ पर इस केस में क्या आता है, अभी 1 आ रहा है ना, क्योंकि बिल्कुल जहाँ तक वो लेटर ढूंढ रहा है उसको वो ट्रू समझ रहा है। अब मान लो आपने यहाँ पर जाके लिख दिया क्या, डेमो। अब क्या करेगा ये, इसको 0 कर देगा कि भाई आपका पैटर्न जो है मैच नहीं हुआ, ठीक है। यानी कि जो आप ढूंढ रहे हो पैटर्न के अगेंस्ट वो आपका मिसमैच है। तो 1 क्या करता है, अगर आपके जो पैटर्न के अंदर लिखा हुआ है मैटर और जो आपके स्ट्रिंग के अंदर मैटर लिखा हुआ है, चाहे वो मैच हो या मिसमैच हो, अगर वो वैल्यू मिलती है उसको, जैसे मैंने क्या लिखा था, एनिमेशंस करा था ना, तो मेरा 0 नहीं हुआ क्योंकि अरीना एनिमेशन तो मिल रहा है ना उसको, तो उतना वो चेक कर पा रहा है उसको, इसलिए वो क्या दे रहा है मुझे, 1 रिटर्न कर रहा है। 1 मतलब ट्रू पर आएगा, 0 फॉल्स पर आएगा। तो फॉल्स का वो जब मैंने बिल्कुल चेंज करके क्या लिख दिया, डेमो, तो फॉल्स हो गया। हाँ, यूज कहाँ होता है,
इसका यूज़ होता है जब हम लोग यूज़र के इनपुट्स लेते हैं, फॉर्म वैलिडेशन में यूज़ आता है, ठीक है। हाँ, अभी नेक्स्ट टॉपिक्स का फॉर्म वैलिडेशन ही आ रहा है। So, हाँ हाँ, नहीं अभी थोड़ी ना पढ़ाएंगे, खाली काम ही नहीं होगा तो फिर फ़ायदा क्या पढ़ोगे उस चीज़ का, टाइम वेस्ट करने के लिए। चलो दूसरा क्या है यहाँ पर, यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन मैच ऑल function will tell you how many matches were found for a pattern in a string। तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है, use a regular expression to do a case insensitive count of the number of occurrence of ANI in a string। तो हमें क्या रिटर्न आया 5। अब ये 5 क्यों आया, जैसे एनिमेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो एनिमेशन में ANIMATION, ठीक है। तो अगर हम लोग 3 चीज़ें ढूंढ रहे हैं उसके अंदर तो वो कितनी बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा इसके लिए, हमने लिखा अरीना एनिमेशन हमने मल्टीपल टाइम्स को डिफाइन किया। तो एनी यहाँ मैच हुआ, यहाँ मैच हुआ, यहाँ मैच हुआ, यहाँ पर मैच हो रहा है, और आगे चलते हैं एक लास्ट टाइम यहाँ मैच हो रहा है। टोटल कितनी बार मैच हो रहा है, 5 टाइम मैच हो रहा है। सो जब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पैटर्न ANI को यहाँ पर चेक करो, हमने लिखा रेगुलर एक्सप्रेशन में मैच ऑल, तो वो मुझे नंबर ऑफ अक्यूरेंसेस की बताएगा भी कितनी बार आपका इसके अंदर अवेलेबल है। तो सीधे निकल कर आ गया 5 टाइम्स के अंदर अवेलेबल है डेटा। सो VS कोड चलाए तो VS कोड तो सेलेक्ट करते ही बता देगा ना कहाँ तक मैचेस आ रही है, बट ब्राउज़र में तो नहीं आएगा ना, तो ब्राउज़र में मैच ऑल से आप पकड़ के निकालोगे, तो फिर ये पैटर्न आपका कंप्लीट नहीं बनेगा, चलेगा नहीं। आप जावास्क्रिप्ट चलाएं, PHP चलाएं, दोनों में आपको लगाना पड़ता है, ठीक है। फिर आपका रिप्लेस, हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पर ये जो डेटा है वो रिप्लेस हो जाए किससे, मल्टीमीडिया से। तो यहाँ पर अरीना एनिमेशन मल्टीपल टाइम लिखा हुआ है, हमने क्या बोला यहाँ पर एनिमेशन को फाइंड करो पैटर्न को और उसको रिप्लेस कर दो मल्टीमीडिया से, किसके अंदर, $x के अंदर। सो रिप्लेस क्या करता है, रिप्लेस फंक्शन विल रिप्लेस ऑल ऑफ द मैचेस ऑफ द पैटर्न इन अ स्ट्रिंग विद अनदर स्ट्रिंग, ठीक है। तो हमने उसको फाइंड किया और फाइंड करके हमने उसको नए से रिप्लेस कर दिया। तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर एको रेगुलर एक्सप्रेशन में रिप्लेस, और इसका जो हमें आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है ना, इस तरह से। सो अभी तक हमने जो देखा यहाँ पर वो मॉडिफायर सिर्फ आई देखा, आई परफॉर्म अ केस इन सेंसिटिव सर्च, एम परफॉर्म्स अ मल्टी लाइन सर्च, यानी कि अगर सिंगल लाइन है, ठीक है, तो आई अपना काम बढ़िया कर रहा है। मेरे पास मल्टीपल लाइन का कोई पैराग्राफ है तो मुझे एम का यूज़ कर लेना है। परफॉर्म्स अ मल्टी लाइन सर्च पैटर्न दैट सर्च फॉर अ मैच एट द बिगिनिंग और एंड ऑफ अ स्ट्रिंग विल नाउ मैच द बिगिनिंग और एंड ऑफ ईच लाइन। यू इनेबल्स करेक्ट मैचिंग फॉर UTF-8 एनकोडेड स्ट्रिंग पैटर्न्स। तो हम ऑलरेडी UTF-8 में काम करते, तो ये हमारे लिए नहीं है, लेकिन अगर डिफरेंट कंट्री में लाइक चाइना में, हंगरी में कहीं चला रहा है तो उसके लिए ये काम करेगा, हमारे लिए नहीं चलेगा। अब यहाँ पर आई वाला अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो आप यहाँ पर देखोगे हाउ मेनी ऑकरेंस ऑफ द लेटर S इन द टेक्स्ट अरीना एनिमेशन। तो ज़रा इस फाइल का एग्जांपल हम लोग ओपन करें तो ये है रेगुलर एक्सप्रेशन अंडरस्कोर आई, यहाँ ये अंडरस्कोर ABCDEFGHI। सो हमने क्या लिखा, अरीना एनिमेशन, क्या ढूंढना है, ए को ढूंढो। तो ए को जब हम लोग पकड़ते हैं तो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4। जब हम लोगों ने इसको मैच ऑल किया तो मुझे क्या रिटर्न आया, 4 आया। द मैचेस वर फाउंड हेयर, तो आप देखोगे पैटर्न जो है हमारा वो हमने हैश के साथ रिप्लेस किया है। रिप्लेस करना आप सीखिए हो कैसे रिप्लेस करते हैं। हमने नीचे लिखा जो जो मैच हो जाए रेगुलर एक्सप्रेशन रिप्लेस पैटर्न, पैटर्न को किससे कर दो रिप्लेस, हैश के साथ। किसके अंदर बदलना है, टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर। तो वहाँ पर आप देखो हैश काउंट कर लो 1 2 3 4, आपने उसने ढूंढ के निकाल दी। सो ईच मैचेस वाज रिप्लेस्ड बाय अ हैश कैरेक्टर, ताकि फ्रंट एंड पर आपको दिखाई दे। नंबर तो हमें पता चल ही रही है कितनी बार उसकी अकरेंस यहाँ पर अवेलेबल है। बैक करते हैं, एम का एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पर है रेगुलर एक्सप्रेशन अंडरस्कोर एम। इस फाइल को ओपन करिए। अब यहाँ पर इसको देखिए, हाउ मेनी टाइम्स डज द फ्रेज यू occur at the beginning of a line in the text। सो हमने यहाँ पे लिखा you are better than you think। एक मिनट हेलो, तो यहाँ पर हमने एक लाइन लिखा हुआ है
यू आर बेटर देन यू थिंक, तो ये क्या एक वेरिएबल के अंदर डेटा हमने रखा हुआ है टेक्स्ट के अंदर, हम यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, यू, ठीक है, और मल्टी लाइन को हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब आप इसको मैच ऑल में जब इसको रन करोगे तो आपका ये फाइंड करा है इस स्टेटमेंट के अंदर कि भाई आपने 2 बार इसका यूज़ किया है ना, यू का। तो द मैचेस वर फाउंड हेयर, हमने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर लिखा हमने /n। तो हम यहाँ पर क्या बात करें, हाउ मैनी टाइम्स डज अ फ्रेज यू occurs इन द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन इन द टेक्स्ट। तो m बोले तो मल्टी लाइन। तो ये मल्टी लाइन कैसे बना, जावास्क्रिप्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है, जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या लिखते हैं मल्टी लाइन बनाने के लिए /n। याद है या भूल गए हो, ये बताऊँ एग्जाम्पल देके, नहीं याद है शायद, याद है, याद है, नहीं याद, दिखाता हूँ। चलो एक देखो, हमने यहाँ पे कहीं शायद कोई डेमो के नाम से कोई फाइल बना रखी होगी, उसके ऊपर देख लेते हैं। डेमो ये कहीं यूज़ में तो नहीं आ रही ना, डेमो HTML कर लेते हैं, या एग्जाम्पल HTML हमारे पास है, हम इस पर आ जाते हैं। भले, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, HTML फाइल में एक बनाया डॉक्यूमेंट और हमने स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल किया और हमने यहाँ पर लिखा एक अलर्ट। अलर्ट के अंदर हम यहाँ पे जाके लिखते हैं दिस इज माय फर्स्ट अलर्ट इन जावास्क्रिप्ट, राइट। तो ये अलर्ट क्या होगा, डायरेक्टली चल जाएगा जैसे पेज खुलेगा, है ना, चला के देखते हैं, जो किसी फंक्शन में नहीं है ना। अब मैं इसको 2 लाइन में लिखना चाहता हूँ, तो हमें क्या पता है कि भाई हम लोग BR लगा लेते हैं ना, तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक चाहते हैं कि भाई दिस इज़ माय फर्स्ट अलर्ट, हमने लिखा प्लस, फिर हमने यहाँ से इस मैसेज को ऐसे लिखा और यहाँ पर हमने लिखा BR और यहाँ पर हमने फिर से प्लस लगा दिया, ठीक है। ब्राउज़र में आते हैं तो क्या BR काम कर रहा है, नहीं कर रहा ना। सो BR जो चलता है वो document.write में चलता है ना, अलर्ट में काम नहीं करता। तो अलर्ट में क्या चलता है, यहाँ पर आप लिखेंगे /n। अब जब आप यहाँ देखोगे तो क्या दिख रहा है, ब्रेक हो गया। सो सिमिलरली, क्योंकि मैंने आपको बोला जावास्क्रिप्ट जो है उसी पर पूरा का पूरा PHP बेस्ड है, बस लिखने का थोड़ा बहुत तरीका बदल जाता है, ठीक है। तो अगर आपको जैसे टैब लगाना हो तो हम लोग लिखते हैं /t टैब, तो आप देखोगे यहाँ पर टैब आ गया, टैब का सिंबल दिखाई दे रहा है, जूम करके दिखाएं तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ देखो जरा, ये देखो, तो ये बिल्कुल वही टैब आ रहा है जो आपके कीबोर्ड के ऊपर सिंबल आता है बना हुआ, है ना। चलो, तो ये जस्ट समझाने के लिए था। अपनी फाइल पर वापस आ जाओ, इसको क्लोज कर दो। तो हमने यहाँ पर इसको परफॉर्म करने के लिए लिखा, कहाँ गया अभी मल्टी लाइन हमारा, नीचे आइए, नीचे आइए, ब्राउज़र। तो यू आर बेटर देन यू थिंक, तो हमने एक अपनी फाइल यहाँ पर ओपन करी थी M वाली, किधर गई भाई M, आई के बाद M थी ये। तो यहाँ पर वैसे तो ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट ही देखा रहा है, लेकिन हमने इसको मल्टी लाइन कैसे बनाया, /n लगा के, ठीक है। अब हम लोग 2 लाइनों में ये ढूंढ रहे हैं मल्टी लाइन सर्च मॉडिफायर की हेल्प से कि क्या यू 2 जगह पर है या नहीं है, तो उसने ढूंढ निकाला इस चीज़ को यहाँ पर। अब जब आप मल्टी लाइन परफॉर्म करते हो तो आपने ध्यान रखना है कैरेट का यूज़ करना है, इसको क्या बोलते हैं, कैरेट बोलते हैं, और ये कीबोर्ड में आपका 6 के ऊपर आता है, 6 नंबर के ऊपर होता है, 1 2 3 4 5 6 होता है ना, ये जो हमारा कीबोर्ड होता है तो उसमें 6 के ऊपर है ना ये, हाँ, तो उसको कैरेट बोलते हैं, कैरेट की। क्या हो गया, कुछ और बोलते हो तुम उसे, नहीं होगा जरूर, ऐसा हो ही नहीं सकता तुम्हारा कीबोर्ड भी अलग थोड़ी ना, तो ChatGPT ने कहाँ से लिखा, इसलिए मैं कहता हूँ पूरा कीबोर्ड चलाना भी सबको नहीं आता ठीक है, नीचे का होता ही नहीं, कोडिंग के अंदर होता ही नहीं, नीचे का करना तो V बना लो
बन गया नीचे, बट कोडिंग के अंदर ऐसा कोई ऑपरेटर है नहीं। चल ठीक है, तो कैरेट के साथ आपने इसको परफॉर्म करना है, तो ये आपका फाइंड आउट कर देगा कि आपका कितने टाइम्स यूज हुआ है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बैक करेंगे। सो रेगुलर एक्सप्रेशन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स हैं, है ना। सो एक्सप्रेशन, डिस्क्रिप्शन और उनके हमारे पास कुछ एग्जांपल्स। तो जैसे कि मान लो ABC अगर हमने ब्रैकेट में लिखा, फाइंड वन और मैनी ऑफ द कैरेक्टर्स इनसाइड द ब्रैकेट। सो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसको यहाँ पर देखें, एग्जांपल ऐसे नहीं देखेंगे, ऐसे देखेंगे, नया टैब खोलें। सो हाउ मैनी ऑकरेंस ऑफ द लेटर C और O आर इन द टेक्स्ट एनिमेशन india.com। क्या लिखा रहा है? 3 टाइम। कहाँ मिला इसको? यहाँ पर O मिला इसको, india.com। तो इसने ढूंढ के निकाला कि 3 बार जो है इसको C और O की प्रेजेंस आपके स्ट्रिंग के अंदर मिली है। तो ये काम कैसे किया? तो इसका नाम क्या है? ABC। तो ABC के लिए हम लोग ABC वाली फाइल अपनी ओपन करेंगे, किधर की भी ABC, तो हमने डेलीमीटर के अंदर अपना क्या यूज़ करा? C और O पैटर्न डाला, और हमने यहाँ पर जाके इसको सर्च आउट किया, तो हमारा इसके अंदर ऑकरेंस इसका निकल के आया कि C और O कहाँ पर है। तो वो आपका 2 जगह पर निकला है, जैसे एक यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, टोटल कितना हो गया? 3। तो ये हमने फाइंड किया इसके अंदर। इसी तरह से यहाँ पर क्या है? कैरेट ABC, फाइंड एनी कैरेक्टर नॉट बिटवीन दी ब्रैकेट। इसका मतलब कि जो ब्रैकेट के अंदर है उसको छोड़ के बाकी सबको ढूंढो। इसका मतलब क्या है? जो ब्रैकेट में सिर्फ उसको ढूंढो। समझ आ रहा है? तो जैसे हम लोग लिखते हैं नोट एक्सक्लेमेटरी लगा के, यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन में कैरेट से चलता है, नॉट। तो चलो एग्जांपल हम लोग यहाँ ढूंढेंगे। हमने लिखा हाउ मेनी लेटर्स इन द टेक्स्ट वेलकम आर नॉट E और O। E और O को छोड़ दो, तो WELCOME। तो इसने क्या छोड़ दिया? E और O, बाकी सब क्वेश्चन ढूंढ लिया। तो जितने मैच उसने बताया कि 4 कैरेक्टर आपके मैच हुए उसके अंदर। इसका पैटर्न आपको देखेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन ABC नॉट। ABC नॉट मतलब, तो हम लोग यहाँ पर अगर आते हैं तो आप देखेंगे कैरेट E और O, इसको छोड़ के बाकी सब ढूंढ निकालो, इनको छोड़ दो, तो हमें सिर्फ उतना डेटा मिल गया। पहले वाले में क्या है? जो ब्रैकेट के अंदर उनको ढूंढेगा, बाकी सबको छोड़ देगा। इसमें क्या है? जो ब्रैकेट के अंदर कैरेट के साथ दिख दिया, उनको छोड़ के बाकी सबको ढूंढेगा। तो इस तरह से। नेक्स्ट तीसरा पैटर्न हमारे पास A to Z। इसका मतलब क्या हुआ? A to Z आपका करेगा, यानी कि फाइंड एनी कैरेक्टर अल्फाबेटिकली बिटवीन 2 कैरेक्टर्स, यानी A से Z के बीच में जितने भी है सबको ढूंढो। फाइंड एनी कैरेक्टर बिटवीन 2 कैरेक्टर। तो यहाँ जाते हैं, हमने कहा हाउ मेनी लेटर्स इन द वेलकम इन द टेक्स्ट वेलकम आर अल्फाबेटिकली बिटवीन E और O। ठीक है। सो जैसे वहाँ पर क्या A to Z लिखा है, तो लेकिन मैं ढूंढा E और O के बीच में, तो यहाँ पर कितनी ऑकरेंस आती है? टोटल 5। तो जब आप यहाँ पर आगे इसको चेक करोगे, इसका नेम ज़रा चेक करना क्या है? A to Z। A to Z पर अगर हम लोग यहाँ आते हैं, तो हम लोग यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं ब्रैकेट में E और O, और यहाँ लिखा है मैच ऑल। मैच ऑल के अंदर हमारा ये रहा पैटर्न। तो यहाँ पर आप देखो WELCOME। तो यानी कि आप देखोगे E और O के बीच में जितने भी लेटर थे सारे पकड़ में आए हमारे। देखो WABCDEF। ठीक है। यहाँ पर आप देखो C को छोड़ दो, क्योंकि हम लोग यहाँ से E से शुरू कर रहे हैं ना, तो C स्किप हो गया उसके अंदर, और O पर हमने ख़त्म कर दिया। OPQRSTUVW, तो ये रेंज से बाहर हो गया। तो W और C इसलिए हमारा उसके अंदर नहीं सेलेक्ट हुआ, बाकी सब सेलेक्ट हो गए। यानी कि हमने A to Z के अंदर E से शुरुआत की और O पर ख़त्म कर दिया। तो E और O के बीच में जितने भी लेटर आएंगे इंक्लूडिंग E और O, वो आपको यहाँ पर पता चल जाएंगे। तो हमारा EL, ठीक है, वो आ गया। OME वो आ गया। ठीक है। कौन सा नहीं आएगा? जो O के बाद होगा और जो C से E से पहले होगा, उसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट है आपका अपर केस और लोअर केस कॉम्बिनेशन। फाइंड एनी कैरेक्टर अल्फाबेटिकली बिटवीन अ स्पेसिफाइड अपर केस लेटर एंड अ स्पेसिफाइड लोअर केस लेटर A to Z। ठीक है। सर्च करेंगे यहाँ पर, हमने लिखा हाउ मेनी लेटर्स इन द टेक्स्ट वेलकम टू अरेना एनिमेशन आर अल्फाबेटिकली बिटवीन अपर केस T एंड लोअर केस E।
तो हमने क्या लिखा, W बड़ा बनाया, A बड़ा बनाया, अगेन A बड़ा बनाया, तो अपर केस भी है और बाकी लोअर केस भी है। तो इससे 7 मैचेस ढूंढ के निकाले उसके अंदर। कैसे निकाले? द मैचेस वर फाउंड हेयर, WEL को उसने छोड़ दिया, ठीक है, C को उसने यहाँ पर लिया, OM को उसने छोड़ दिया और E को अगेन यहाँ पर लिया। तो यानी कि पैटर्न पर जब लोग पहुँचे तो यहाँ पर आपको लोअर्स के नाम से आपको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो हमने क्या लिखा, T बड़ा और E छोटा, इसको ढूंढो। तो आप यहाँ देखोगे T बड़ा और E छोटा, देखो सारे आ गए यहाँ से। तो उसके रेंज में जितने भी निकलेंगे तो आपके सब यहाँ पर बीच में आएंगे इसके। तो ये वाला पार्ट आपका काम करेगा। नेक्स्ट चलोगे A to Z, ये सारे कैपिटल को ढूंढ के निकालेगा। तो यहाँ पर पैटर्न क्या है, A to Z इसके अंदर। तो यहाँ पर W और यहाँ पर अरीना का A, एनिमेशन का A, ये तीनों हमारे स्टार्टिंग में सेलेक्ट हो गए इसमें। तो यहाँ पर जाओ, इसका जो है ये है आपका अपर केस के नाम से। तो पैटर्न क्या है, A to Z, सिर्फ और सिर्फ पूरे स्ट्रिंग में से कैपिटल को ढूंढना है। तो कैपिटल कितना है, W कैपिटल है, A कैपिटल है, A कैपिटल है, तो भाई तीनों देखो आपके सेलेक्ट हो गए। तो ये गलत हो गया, रीओपन क्लोज टैब, यहाँ से बैक। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर 1 2 3, फाइंड वन और मैनी ऑफ द डिजिट्स इनसाइड द ब्रैकेट। तो क्या है 1 2 3, तो यहाँ पर जाएंगे, हाउ मैनी कैरेक्टर्स इन द टेक्स्ट अरीना एनिमेशन हैज बीन लाइव सिंस 1996 इज आइदर द नंबर 1 2 और 3। तो यहाँ पर मैच हमारा आ रहा है 1, द मैचेस वर फाउंड हेयर ओनली 1, क्योंकि भी हमने पैटर्न क्या बनाया 1 2 3, बट 1996 के अंदर 1 मैच हो रहा है, बाकी 2 3 तो कहीं है ही नहीं इसके अंदर। तो इसलिए उसने उन तीनों को छोड़ दिया, एक मैच को ढूंढ के निकाल दिया। इसी तरह से आपका यहाँ पर है 0 to 5, फाइंड एनी डिजिट्स बिटवीन द टू नंबर्स, 0 और 5 के बीच का। तो यहाँ पर जैसे हमने एक नंबर डाला अपना अरीना का कि भाई हाउ मैनी कैरेक्टर्स इन द टेक्स्ट दिस इज अ डिजिट बिटवीन 0 to 5। तो आप यहाँ देखोगे हमारा 0 to 5 के बीच में 3 डिजिट मैच हुए, कौन कौन सा, 5 5 और यहाँ पर आपका एक और है 0। तो क्या 0 से 5 के रेंज में आ रहे हैं ना, बाकी सारे नंबर जो है वो ग्रेटर दैन 5 है, जैसे कि 8 8 9 8 9 6 8, ये सब क्या हो गया, ग्रेटर दैन 5 हो गया, इसलिए वो उसको नहीं लेगा उसके अंदर। इसी तरह से नेक्स्ट आपका 0 to 9, फाइंड एनी डिजिट्स। अब की बार क्या होगा, हमने लिखा जैसे कि हाउ मेनी डिजिट्स इन द टेक्स्ट अरीना एनिमेशन हैज बीन लाइव सिंस 1996, तो 0 to 9 सारे आ गए ना, तो इसलिए हमारे चारों मैचेस पास हो गए इसके अंदर। अब हमसे बात करेंगे मेटा कैरेक्टर्स। अब आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसमें। सो मेटा कैरेक्टर्स और इनके डिस्क्रिप्शन की किसका क्या काम होता है। मेटा कैरेक्टर्स आर कैरेक्टर्स विद अ स्पेशल मीनिंग। सो पाइप की, इसको बोलते हैं पाइप। सो फाइंड अ मैच एनी वन ऑफ द पैटर्न सेपरेटेड बाय पाइप एज इन कैट डॉग फिश, ठीक है। सो एग्जांपल आप यहाँ जाओगे, हाउ मेनी occurrence ऑफ either cat dog fish are in the text, we have 3 dogs 1 fish but no cats। क्या लिखा है 3, ठीक है। तो ये हमारी एक लाइन है, क्या ढूंढ रहा है उसके अंदर से, ये तीनों चीज़ें ढूंढ रहा है, कैट को, डॉग को और फिश को। तो लाइन के अंदर मिल रहा है। तो ज़रा इसका पैटर्न चेक करो, रेगुलर एक्सप्रेशन पाइप के नाम से ये फाइल है अपने पास। तो MNOP ढूंढना भी, पाइप किधर गया हमारा, ये रहा। तो क्या लिखा हमने, कैट डॉग फिश को इसके अंदर ढूंढो। तो क्या आप देखोगे यहाँ पर डॉग मिल रहा है, फिश मिल रहा है, कैट मिल रहा है, तीनों को उसने ढूंढ के निकाल लिया। हमारे पास लेंथ कितनी आई इसके अंदर 3। अब मैंने यहाँ पर जैसे मैं लिख दिया काउ, ठीक है। तो काउ इसके अंदर है नहीं, तो आपको दिखाई नहीं देगा इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पर जाके अगर लिख दिया कि भाई काउ को भी ढूंढ निकालो, अब यहाँ पर लेंथ बढ़नी चाहिए, हो गया 4, इस तरह से।
नेक्स्ट है डॉट, फाइंड एनी कैरेक्टर। यहाँ पर जाइए, तो यहाँ पर आप देखो ये सभी को फाइंड करेगा। फाइंड एनी कैरेक्टर का मतलब क्या है कि इसको ये नहीं पता होता, ये कोई भेदभाव नहीं करेगा नंबर में और टेक्स्ट में, सब इसके लिए एक जैसे हैं। तो हमने क्या लिखा, हाउ मेनी ऑकरेंस ऑफ एनी कैरेक्टर्स और डिजिट आर इन दी टेक्स्ट। अब इसका मतलब देख रहे हो, नंबर भी है, इस टेक्स्ट भी है, प्लस आपका स्पेस भी, यानी कि वाइट स्पेस। आप यहाँ देखोगे अरीना स्पेस एनिमेशन स्पेस हैज़ बीन लाइव सिंस 1996, ऐसे सबको ले लिया यहाँ पर। तो इसके लिए जो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, तो 41 की लेंथ है, और इसका जो हमारा फाइल नेम है वो है डॉट मॉडिफायर। तो डॉट की फाइल को आप यहाँ पर ओपन करेंगे, हमने क्या लिखा पैटर्न के अंदर डॉट। तो डॉट सबको लेता है, चाहे वाइट स्पेस हो, नंबर हो, टेक्स्ट हो। हम इसको भी अलग अलग सेग्रीगेट कर सकते हैं कि भाई नंबर के लिए अलग, टेक्स्ट के लिए अलग, स्पेस के लिए अलग, कि कितनी स्पेस है फाइल के अंदर, ये भी पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जाइए, बैक करेंगे इसको। थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या है, कैरेट, फाइंड अ मैच एज द बिगिनिंग ऑफ अ स्ट्रिंग एज इन कैरेट हेलो। तो हम लोगों ने वहाँ पर फाइंड किया था ना उसको कैरेट लगा के यू को, तो हमें उसका रिजल्ट मिल गया था यू कितनी बार यूज हुआ है वहाँ पर, है ना। तो इसका एग्जांपल ओपन करो, यहाँ पर क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन मॉडिफायर कैरेट। तो यहाँ पर जाएंगे बिगिनिंग, बिगिनिंग पर आप अपनी फाइल को ओपन करेंगे। यहाँ पर हम लोग फाइंड क्या कर रहे हैं, ए आर ढूंढो कि ए आर कहाँ पर लिखा हुआ है और कितनी बार लिखा हुआ है। मैं लिखा कैरेट ए आर। जब आप इसको रन करोगे तो सिंगल टाइम इसकी प्रेजेंस यहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि ए आर बस एक ही बार तो लिखा हुआ है इसके अंदर। तो ए आर का कॉम्बिनेशन आपका मैच हो गया। अब अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ अरीना एनिमेशन, अरीना एनिमेशन, अब क्या होगा, यहाँ पर ये हमने 2 बार इस तरह से डिफाइन किया ना, तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है, सिंगल, ठीक है। लेकिन अब ये चला क्यों नहीं दूसरी बार में, ये इसलिए नहीं चला क्योंकि इसके आगे कोई भी मॉडिफायर नहीं है, एम या आई। तो अगर वो लगा होगा तो फिर ये उसके मल्टीपल रिप्लिकेशन ढूंढेगा भी कितनी बार हमने इसको यूज किया हुआ है। इसमें रिफ्रेश कर दीजिए। नेक्स्ट क्या है, डॉलर, फाइंड अ मैच एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ये क्या है, शुरुआत के लिए, अगर शुरू में ढूंढना है तो कैरेट, लास्ट में ढूंढना है तो डॉलर। तो एग्जाम्पल पर क्लिक करिए, हाँ जी। तो डज द टेक्स्ट हेलो वर्ड एंड विद वर्ड, ठीक है। तो हम लोग इसका यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, इसका नाम है रेगुलर एक्सप्रेशन एंड। एंड पर जाओ और यहाँ पर आप जाकर लिखेंगे वर्ड, उसके बाद में क्या लिखा डॉलर, और यहाँ पर हमने इसको चेक किया। तो हमें ये ढूंढना है कि वर्ड पर कहाँ एंड हो रहा है। तो कितनी बार एंड हुआ है, एक बार एंड हुआ, उससे मैं नंबर ढूंढ के निकाल दिया इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास डी, ये क्या करता है, डिजिट को फाइंड करता है, स्मॉल डी, फाइंड एनी डिजिट। हम कह रहे हैं इसको हाउ मेनी डिजिट्स आर इन द टेक्स्ट इज इन दिस स्टेटमेंट। तो क्या लिखा रहा है, 4, 4 डिजिट है इसके पास, और इस फाइल का नेम है रेगुलर एक्सप्रेशन डी। तो डी पर आइए, क्या लिखा हमने, डेलीमीटर, 2 फॉरवर्ड स्लैश, बैक स्लैश डी। तो बैक स्लैश डी क्या करेगा, इस स्ट्रिंग में से नंबर ढूंढ के निकाल लेगा और आपको बता देगा कितने नंबर इसके अंदर अवेलेबल है। 4 नंबर है ना। इसी तरह से आता है एक नॉन डिजिट के लिए, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कैपिटल डी, तो बैक करेंगे, ये क्या है, नॉन डिजिट। तो ये डिजिट को छोड़ के बाकी सब पकड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ जाइए, हाउ मेनी नॉन डिजिट कैरेक्टर्स इन द टेक्स्ट, अरीना एनिमेशन हैज बीन लाइव सिंस 1996। तो उसने नंबर को छोड़ के बाकी सबको पकड़ लिया, ठीक है। तो कितना है, 36 इंक्लूडिंग वाइट स्पेस। तो हमने क्या लिखा होगा यहाँ पर, कैपिटल डी। तो इसका नाम हमने रखा है डी अपर। तो जाके देखेंगे आप, कैपिटल डी यहाँ पर मेंशन है इसके अंदर। नेक्स्ट अपने पास आता है इसके अंदर स्मॉल एस, फाइंड एनी वाइट स्पेस कैरेक्टर। एस बोले तो स्पेस, तो अब ये सिर्फ और सिर्फ स्पेस को ढूंढेगा। रन करें, अरीना एनिमेशन हैज बीन लाइव सिंस 1996, 1 2 3 4 5 6, 6 आ गए। तो हम स्पेस का भी पता लगा सकते हैं कितनी बार स्पेस लगा हुआ है। अब जैसे मान लो कई बार क्या होता है, हम बोलते हैं यूजर को फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अब कई बार यूजर का बाय मिस्टेक फ्लो फुल नेम भी फर्स्ट नेम में डाल देता है, हम तुरंत उसका एरर दे देंगे। तो ये ऐसे ही चलता है, रेगुलर एक्सप्रेशन भी तुमने स्पेस लगा दिया, स्पेस इज नॉट अलाउड, ठीक है।
तो इसका एग्जांपल हमने बनाया है रेगुलर एक्सप्रेशन में एस, तो यहाँ से फाइंड करेंगे फाइल MNOPQRS, ये तो क्या लिखा हमने बैकस्लैश एस। बैकस्लैश एस क्या करेगा, स्पेस को ढूंढेगा, वाइट स्पेस कहाँ कहाँ पर है। कर सकते हो बिल्कुल PHP के अंदर, तो हो सकता है हमें जावास्क्रिप्ट लगानी ना हो PHP में। PHP तो जावास्क्रिप्ट सारा काम कर लेती है ना, जावास्क्रिप्ट में PHP नहीं चलती, PHP में जावास्क्रिप्ट चलती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। PHP के अंदर JS चला सकते हो, JS के अंदर PHP नहीं चला सकते आप। फिर क्या है, कैपिटल एस, फाइंड एनी नॉन वाइट स्पेस करेक्टर। तो ये वाइट स्पेस को छोड़ के बाकी सबको ढूंढेगा, चाहे वो नंबर हो चाहे वो टेक्स्ट हो। देख रहे हो, स्पेस छोड़ दिया, बाकी सब पकड़ लिया उसने। तो ये किससे हुआ, कैपिटल एस के थ्रू हुआ। फिर क्या है, स्मॉल w, फाइंड एनी अल्फाबेटिकल कैरेक्टर A to Z एंड डिजिट 0 to 9। तो आप देखोगे यहाँ पर लिखा arenaanimationindia.com। तो इसने सब कुछ पकड़ा, क्या नहीं पकड़ा, डॉट को नहीं पकड़ा, डैश को नहीं पकड़ा, है ना। क्या है इसका मतलब, अल्फाबेटिकल और डिजिट कैरेक्टर। तो ये सिर्फ टेक्स्ट को पकड़ेगा, क्योंकि डैश कोई अल्फाबेट तो नहीं है ना, अल्फाबेट तो A to Z होता है, तो कोई भी सिंबल जो है उसको ये नहीं पकड़ेगा। ठीक है, तो डॉट जो होता है वो भी सिंबल है, डैश जो है वो भी सिंबल होता है, तो उसको छोड़ देगा। तो ये क्या हुआ, W। ठीक है, तो W क्या करेगा, अल्फाबेटिकल को पकड़ता है। अब बड़ा वाला W क्या करेगा, नॉन अल्फाबेटिकल को ढूंढ के निकालेगा। तो अब देखो ये क्या करेगा, जो बचे अब उनको पकड़ेगा ये। ठीक है, तो ढूंढना क्या है ये पता होना चाहिए। फिर क्या है, बैकस्लैश B, फाइंड अ मैच एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड लाइक दिस, स्लैश B वर्ड हम लोग यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। एग्जाम्पल पर क्लिक करेंगे, डज द हेलो वर्ड स्टार्ट विद HEL, तो यहाँ पर लिखा है 1, यानी कि शुरू में हमने ढूंढा इसको, तो यहाँ पर इसने ढूंढ के निकाल लिया है ना HEL को। तो HEL उतना क्या हो गया, हैश में रिप्लेस हो गया, कॉम्बिनेशन मैच हो गया ना। तो ये किससे हुआ शुरुआत में के लिए, B बोले तो बिगनिंग। फिर क्या है, U 4 टाइम X, फाइंड द यूनिकोड कैरेक्टर स्पेसिफाइड बाय द हेक्साडेसिमल नंबर। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, जैसे हाउ मेनी ऑकरेंस ऑफ द डिजिट 9 आर इन द टेक्स्ट अरेना एनिमेशन हैज बीन लाइव सिंस 1996। तो इस कॉम्बिनेशन में हमें कितनी बार 9 मिल रहा है, 2 बार आ गया यहाँ पर, 2 बार। ठीक है, इसकी फाइल क्या है, U बोले तो यूनिकोड। तो किधर गई जरा ढूंढो, ये रही। तो हमने क्या लिखा, U0039 यहाँ पर इसके लिए हम लोग पास किया, और इसने इसके अंदर से ढूंढ के निकाल के दिया कि भाई 2 टाइम्स इसका ऑकरेंस हमें मिल रहा है। तो यूज द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंस ऑफ 9 विच इज 0039। बट ये बहुत रेयर यूज में आएगा। तो ये थे आपके, अब हम बात करेंगे क्वांटिफायर्स। ठीक है, तो देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप, रेगुलर एक्सप्रेशन देखा जाए तो हम लोग बेसिक वाला चलाते हैं तो बहुत छोटा सा होता है। तो ये मॉडिफायर, एक्सप्रेशन, मेटा कैरेक्टर्स, क्वांटिफायर्स। तो क्वांटिफायर्स में हमारा क्वांटिफायर्स क्या है, क्वांटिफायर्स डिफाइन क्वांटिटीज, कि भाई नंबर ऑफ टाइम्स एप्लीकेशन। सो जैसे n प्लस, मैच एनी स्ट्रिंग दैट कंटेन एटलीस्ट 1 n। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एग्जांपल आप देखोगे, हाउ मेनी occurrence of the character n are in the text arena animation has been live since this is this। तो इसने ढूंढा ARENANIMATION has been since, हर जगह n को ढूंढा, कितने निकल गए, 5 निकल गए। सो इस फाइल का नेम है रेगुलर एक्सप्रेशन में प्लस की फाइल यहाँ पर है, क्या लिखा है हमने, n प्लस। तो n एक बार हो या एक से ज़्यादा हो, ये जितने भी बार n का रिपीटेशन होगा यहाँ पर मिल जाएगा। और क्या है, n मल्टीप्लाई, मैच एनी स्ट्रिंग दैट कंटेन 0 और मोर occurrence ऑफ n। ठीक है, तो ये उस पर काम करेगा, n क्वेश्चन मार्क मैच एनी स्ट्रिंग दैट कंटेन 0 और 1 occurrence ऑफ n। हमने लिखा n3 मैच एनी स्ट्रिंग दैट कंटेन अ सीक्वेंस ऑफ 3 n's। यानी कि हो सकता है कि भाई अपने मान लो बोला सन, तो मल्टीपल टाइम हो गया ना, जैसे बोलते हैं हम, तो चैट में कहते हैं HM मल्टीपल टाइम लिखते हैं, 2 बार 3 बार, है ना। जैसे डॉग का होता है गुर्र, तो जैसे कॉमिक्स पढ़ते हो तो उसमें लिखा होता है
है ना, धम, तो माया कई बार जाएगा उसमें निकल के, ताकि फील आए उस चीज़ का, इम्पैक्ट आए। तो ऐसी चीज़ को यहाँ पर पकड़ने के लिए ये आपका दिया कि ढूंढो कि कॉम्बिनेशन मतलब कंटिन्यूटी में कितनी बार यूज हुआ है। तो जैसे मैच एनी स्ट्रिंग दैट कंटेन्स अ सीक्वेंस ऑफ 3 ends। सो एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं, अरीना एनिमेशन इज गुड, है ना, तो गुड में ट्रिपल ओ आ गया हमारा, तो उसने पैटर्न ढूंढ लिया 1 टाइम, ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ पर देखोगे N2 के अंदर अगर हम लोग आते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ देखोगे हमने यहाँ पर यूज़ करा 3 टाइम ढूंढो या 2 टाइम। तो अगर मैं 2 लिख दूंगा तो 2 मैच निकाल देगा उसके अंदर से, यहाँ पर जाओ, ठीक है, पकड़ लिया उसने। और 3 मैच डालोगे तो 3 मैच को ढूंढ के निकाल लेगा, देखो 3 मैच हो गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग ढूंढ सकते हैं। फिर क्या है हमारे पास, एंड कम से कम 2 बार हो कहीं पर, और मैक्सिमम 5 बार हो, लेकिन बट नॉट मोर देन 5 ends, ठीक है। तो हम लोग ये भी ढूंढ के निकाल सकते हैं, तो इसके लिए भी तरीका दिया हुआ है। आप देखोगे हाउ मेनी occurrence ऑफ एटलीस्ट 2 preceding o's बट नॉट मोर देन 5 precedings आर इन द टेक्स्ट। तो हमने बोला अरीना एनिमेशन इज 000 ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है 1। अब मान लो मैं यहाँ पर जाके इसको बढ़ाते बढ़ाते 5 तक ले जाता हूँ, और ये हमारी N2 है ना, ये फाइल हमारी N2 और 5 होनी चाहिए, इसमें मत करो उसको, इसको करेंगे क्लोज, कंट्रोल एस क्लोज। और क्या थी हमारी फाइल N2 और 5, तो ये फाइल हमारी यहाँ पर मिलेगी नीचे N। सो यहाँ पर आप देखो अरीना एनिमेशन इज हमारा क्या लिखा है 4 टाइम लिखा है ना। तो चलो अब मैं इसको बढ़ा के 5 ले जाता हूँ, काम कर रहे हैं। मैं इसको बढ़ा के 1 और बढ़ा देता हूँ, तो छोड़ दिया देखो उसने। तो जहाँ तक वो मैच करता गया उसने उसको दिखाते गया, है ना। तो ये मिनिमम 2 तक वैलिड है, चल रहा है। देखो 3 करेंगे तो भी यहाँ पर हैश ही आएगा, 4 करेंगे 5 करेंगे तो भी हैश आएगा, लेकिन जैसे ही वो उससे अबव जाएगा 5 से, तो देखो उस कॉम्बिनेशन से बाहर आ गया। तो अगर आप सिंपल n लगा रहे हो या n प्लस लगा रहे हो, तो आप 1 टाइम लिखो, 2 टाइम लिखो, 3 टाइम लिखो, वो उतना ही रहेगा, है ना। लेकिन अगर आपने ये सेट कर दिया कि मिनिमम इतना मैक्सिमम इतना, तो उसके बाद वाला वो छोड़ देगा उसके अंदर। तो ये नंबर आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, मुझे कितने तक मैक्सिमम टारगेट करना है। नेक्स्ट फिर क्या है, मिनिमम 3 मैक्सिमम कितने भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर जाते हैं, चेक करेंगे इस फाइल को, मैंने बहुत बार यूज़ करा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे था 2 बार आपने इसका इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं, हमने लिखा अरीना एनिमेशन, एक बार यहाँ पर आ गया इज़ गुड। तो ज़रा देखते हैं इस फाइल का नाम क्या है, N3। तो N3 पर जाइए, हमने क्या लिखा अरीना एनिमेशन, ठीक है, इज़ गुड। तो 2 बार हमने N के साथ O के साथ छेड़खानी की है, तो मिनिमम 3 टारगेट हो रहा है, और आपका मैक्सिमम जितना भी हो वो भी टारगेट हो रहा है। तो आप यहाँ देखोगे चल रहा है, ठीक है। तो अभी ये कंडीशन वाला सिस्टम ही, हम लोग लोएस्ट को चेक करें, हाईएस्ट है जितना भी हो, या फिर आप लोएस्ट हाईएस्ट दोनों को चेक कर सकते हो, या फिर आपका फिर जितना भी हो सबको चेक करते हो। तो ये वाले आपके पार्ट हुए मॉडिफायर्स के अंदर। तो ये क्या थे हमारे क्वांटिफायर्स। So if your expression need to search for one of the special characters, you can use a backslash to escape them. For example, to search for one or more question marks, you can use the following expression like इस तरह से, है ना। Next है grouping. You can use parentheses to apply quantifiers to entire patterns. They also can be used to select parts of the patterns to be used as a match. So जैसे आप यहाँ देखें, use a grouping to search for the word banana by looking for a BA followed by 2 instances of N और A. तो मैच हमारा निकल के आ रहा है इसका। तो इसके लिए हम अपनी फाइल में चले जाएंगे, रेगुलर एक्सप्रेशंस की डायरेक्ट ऑलरेडी ओपन है, बिल्कुल नीचे आ जाइए। हमने यहाँ पर क्या लिखा, ढूंढो किसको, BA
के अंदर एन ए और कम से कम दो उसके पैटर्न मैच होने चाहिए, और मॉडिफायर हमने क्या लगाया आई। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बी ए एन ए दो मिले, ठीक है। तो ये दोनों का पैटर्न बन गया एक एन ए, ठीक है। बनाना के अंदर हमने एन ए को सर्च किया, ठीक है। तो इस तरह से ढूंढ सकते हैं हम। तो ये है आपका रेगुलर एक्सप्रेशन। इसके बाद जो आपका टॉपिक आता है वो आता है फॉर्म्स। फॉर्म ही होना चाहिए, हाँ, ठीक है। तो टाइम तो हमारा बच रहा है, तो और आगे चलते हैं फॉर्म के अंदर, और आगे चलते हैं फॉर्म के अंदर। हाँ, तो यहाँ से ये वाला फॉर्म का पूरा टॉपिक उठा लो और इसको अपनी आज की डेट में लेके आइए। रिनेमिंग बाद में करेंगे। चलिए, सो बैक करेंगे, यहाँ पर जूम आउट करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, फॉर्म के अंदर आ जाइए। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, पीएचपी में फॉर्म हैंडलिंग। सो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, गेट और पोस्ट पढ़ लिया था। सो द पीएचपी सुपर ग्लोबल्स गेट एंड पोस्ट आर यूज्ड टू कलेक्ट फॉर्म डेटा, क्योंकि ये क्या करते हैं, एरे के फॉर्म में आपका डेटा स्टोर करते जाते हैं अपने अंदर, और एचटीटीपी रिक्वेस्ट मेथड की हेल्प से ये आपका डेटा सबमिट होते जाता है। सो पीएचपी अ सिंपल एचटीएमएल फॉर्म, हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म तो देखो आपका फॉर्म टैग से ही बनेगा जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो हम अपनी इस फाइल को ओपन कर लेंगे, फॉर्म वाली फाइल को। यहाँ से आएंगे फॉर्म हैंडलिंग, हमने क्या यूज़ करा, यहाँ पर फॉर्म एक्शन है डेमो 1, यहाँ पर मेथड है अपना पोस्ट, ठीक है। पोस्ट जो होता है आप अपर केस लोअर केस कैसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही तरह से एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। नेम हमने यहाँ पर करा यूज टाइप टेक्स्ट, इसका फील्ड का नेम रखा है ईमेल, ईमेल के अंदर हमने टाइप रखा है टेक्स्ट और नेम रखा है ईमेल, और नीचे हमने यूज करा टाइप इज सबमिट, ठीक है। सो जब आप यहाँ पर कोई डेटा एंटर करोगे, लाइक नेम इज दिस, और यहाँ पर मैं info@best admission school लिख के अगर सबमिट करता हूँ, तो ये डेटा मेरा कहाँ चला गया, सबमिट हो गया, किस फाइल पर गया, demo1.php फाइल के ऊपर। तो demo.1 php फाइल में क्या रखा होगा, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये तो हमने टेक्स्ट लिख रखा है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा होगा, $_post, पोस्ट के अंदर नेम जो हमने सबमिट किया है, और इसके लिए हमने यूज़ करा होगा ईमेल। तो ज़रा demo1.php फाइल खोल के देखो हमने क्या लिखा उसमें, कि पोस्ट में क्या डेटा सबमिट हुआ है, ठीक है। तो डेटा में हम लोग उस फील्ड का नेम बता रहे हैं कि यूज़र ने क्या फील्ड का जो नेम है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, इस फाइल को बंद करो, रेगुलर एक्सप्रेशन को, और यहाँ से इसको ओपन करिए, तो हमारे फील्ड का नेम क्या था, नेम और ईमेल। हमने कैप्चर करा $पोस्ट में नेम और $पोस्ट में ईमेल, और उसको हमने एको करा दिया ब्राउजर में। तो जैसे डेटा सबमिट हो, मुझे रिवील हो गया कि यूज़र ने क्या डेटा सबमिट किया वहाँ से, ठीक है। चलो, तो ये पार्ट हो गया अपना, बैक आ जाइए। तो when the user fills out the form above and clicks the submit button, the form data is sent to the processing to a PHP file named demo1.php. The form data is sent with the HTTP post method. To display the submitted data, or you could simply echo all the variables. The demo1.php look like this. The output code is something like this. The same result can also be achieved using by the HTTP get method. तो गेट मेथड से हमारा डेटा कैसे आता है, आपने वहाँ पे पोस्ट की जगह पर गेट लिख देना है, बस नीचे मेथड आप लिखे या ना लिखे, बाय डिफॉल्ट गेट ही रहता है हमारा, है ना। तो जैसे मैं यहाँ पर जाकर लिखूँगा, हमने लिखा इसमें अगेन अरीना एनिमेशन, और यहाँ से सो क्या है, सेम एग्जांपल बट द मेथड इज सेट टू गेट इंस्टेड ऑफ पोस्ट। सो क्लिक ऑन सबमिट, डेटा आ रहा है, बट की बार क्या हुआ, यूआरएल में भी डेटा रिवील हो रहा है हमारा, है ना। पोस्ट वाले में ऐसा नहीं हो रहा था ना। अगर नोटिस करें, डेमो 2 के अंदर हमारा हेलो, हाँ, 12 बजे कॉल कर लेना, मैं तब चेक कर लूँगा। रामपुर आए हो, ठीक है, तो 1 मिनट का टाइम। हाँ जी, तो गेट में हमें क्या दिखाई दे रहा है, डेटा हमारा रिवील हो रहा है ऊपर,
ठीक है, बट ऐसा नहीं कि गेट का इस्तेमाल नहीं होता, गेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो जनरली जब भी हम लोग कुछ करोड़ ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करते हैं ना, तब सारा कुछ गेट पे ही चलता है, और जब हम लोग डेटा भेज देते हैं अपडेट करके, तो वो पोस्ट के थ्रू चलता है अपना, है ना। बैक करेंगे, एक बार दोबारा से देखेंगे, यहाँ से देखो हमने इसको डेटा को सबमिट किया, यूआरएल एकदम नीट एंड क्लीन आ रहा है, ठीक है, बट गेट में आपका डेटा जो होगा वो रिवील होगा ऊपर। अब गेट और पोस्ट में डिफरेंस क्या होता है, गेट एक लिमिटेड अमाउंट में ही डेटा लेके जा सकता है। गेट से डेटा जाता है, सबमिट होता है, वो 2048 कैरेक्टर इंक्लूडिंग वाइट स्पेस ही जाता है, ठीक है। पोस्ट के अंदर मैं अनलिमिटेड डेटा भेज सकता हूँ, ठीक है। तो जनरली पूछा जाता है कंपनी के अंदर गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस होता है, जनरली हर बंदा एक घिसा पिटा आंसर देता है, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, ये वो सारी चीज़ें, तो हम लोग पोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। बट ये भी पता होना चाहिए कि कौन कितना डेटा हैंडल कर सकता है अपने अंदर। तो गेट 2048 से ज़्यादा का डेटा नहीं हैंडल करता अपने में, है ना, तो इसका भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। सो द कोड अबव इज क्वाइट सिंपल एंड इट डज नॉट इंक्लूड एनी वैलिडेशन। इसमें हमने किसी तरह का वैलिडेशन का यूज़ नहीं किया, सिंपल हमने टेस्ट किया कैसे डेटा गया गेट और पोस्ट के अंदर। ये हम लोग क्लास में भी देख चुके हैं अपना, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डेमो 2 के अंदर हमने गेट वेरिएबल का यूज़ किया। ये क्या है, सुपर ग्लोबल, पढ़े है ना लास्ट क्लास सुपर ग्लोबल वेरिएबल, ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल का ही कमाल है, ठीक है। अब जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे वो क्या है, द कोड अबव इज क्वाइट सिंपल एंड इट डज नॉट इंक्लूड एनी वैलिडेशन, सो यू नीड टू वैलिडेट फॉर्म डेटा टू प्रोटेक्ट योर स्क्रिप्ट फ्रॉम मैलिशियस कोड। तो हो क्या सकता है कि भाई मैं सीधा साधा इंसान हूँ, मैंने नेम लिख दिया, एक हो सकता है खतरनाक खुराफाती दिमाग का बंदा है, वो यहाँ पर चला दे स्क्रिप्ट आके इस तरह से, और इसके अंदर कुछ लिख के डाल दे मुझे, तो ये भी तो सबमिट हो सकता है ना, तो दिक्कत कर जाएगा फिर आपके लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कि अगर कोई ऐसा लिख दे तो ये जो है मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ टेक्स्ट के अंदर, ना कि टैग में सबमिट हो जाए, क्योंकि अगर ये डेटा मेरे एसक्यूएल में गया तो ख़त्म, डाटा बाय बाय सब, तो काम खराब हो जाएगा आपका। So think security when processing PHP forms. This page does not contain any form validation. It just shows how you can send and retrieve form data. However, proper validation of form data is important to protect your form from hackers and spammers. So लोग PHP के लिए कहते हैं भाई PHP जो है ना सेफ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो तुम सेफ्टी का काम ही नहीं करो तो सेफ तो कोई भी चीज़ नहीं है ना। तो जैसे कहते हैं वर्डप्रेस के लिए एक बहुत बड़ा मिथ मार्केट होती है, वर्डप्रेस की वेबसाइट सिक्योर नहीं होती, ठीक है, हैक होता है। भाई तुम यूज़र नेम पासवर्ड एडमिन रख दोगे शॉर्टकट में, तो कोई भी चला लेगा ना तुम्हारी वेबसाइट को, तो उसका कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। तो ये सारी चीज़ें, तो देखो गेट वर्सेस पोस्ट, बोथ गेट एंड पोस्ट क्रिएट एन एरे। एग्जांपल एरे क्या होगा, की 1 वैल्यू 1, की 2 वैल्यू 2, की 3 वैल्यू 3। मतलब क्या हुआ भाई, की क्या है, नेम। भाई जब मैं यहाँ से डेटा को सबमिट कर रहा हूँ उसके अंदर, तो क्या आ रहा है भाई, की 1 वैल्यू 1, की 2 वैल्यू 2। तो की 1 क्या है, नेम, की 2 क्या है, ईमेल, वैल्यू 1 क्या है, अरीना एनिमेशन, वैल्यू 2 क्या है, info@bestanimationSchool.com, है ना। तो दोनों के दोनों जो हैं वो इसी तरह से डेटा को अपने अंदर कैरी करते हैं। दिस एरे होल्ड की एंड वैल्यू पेयर्स वेयर कीज आर द नेम्स ऑफ बोथ फॉर्म कंट्रोल्स एंड वैल्यूज आर द इनपुट डेटा फ्रॉम द यूजर। तो यानी कि की क्या है, जो हमने फील्ड का नेम रखा है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, व्हाटएवर जो भी आपका फील्ड है, और वैल्यू क्या है जो यूजर आपको अपना इनपुट दे रहा है। Both get and post are treated as $_get and $_post. These are super globals, which means that they are always accessible regardless of scope, and you can access them from any functions, class or file without having to do anything special. ये भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। So $_get is an array of variable passed to the current script via the URL parameter. ये URL parameter का इस्तेमाल करता है। Post is an array of variable passed to the current script via the HTTP post method. तो ये HTTP post का यूज़ करता है और ये URL का यूज़ करता है, ठीक है। तो get कहाँ चलता होगा तो जैसे फ्लिपकार्ट चलाते हो, आपने ट्रिमर पर क्लिक किया, इसकी रिक्वेस्ट जनरेट हुई, प्रोडक्ट ऊपर दिखाई दे रहा है। या एग्जाम्पल के तौर पर मैं टी शर्ट की कैटेगरी के अंदर हूँ, आपने यहाँ से रिक्वेस्ट किया कि भी मेरे को टी शर्ट्स दिखाओ। भाई यहाँ पर आप देखो एक प्रोडक्ट आईडी चली, ये सब क्या है, गेट है, ये सब गेट का कमाल है।
जो यूआरएल में आप चला रहे हो। तो जब भी आप कुछ बैकएंड से रिक्वेस्ट करते हो वो होता है गेट और वो यूआरएल पर रिवील होगा ही होगा, उसको आप रोक नहीं सकते। कितनी बड़ी तोप वेबसाइट बनी हो, ऊपर यूआरएल में लिखा आ जाएगा आपने क्या मांगा पीछे से, ठीक है। तो जैसे यूट्यूब का एग्जांपल देख लेते हैं, क्या यूट्यूब भी कुछ ऐसा गिव एंड टेक करता है कि नहीं करता है। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अभी देखो यूआरएल एकदम सैनिटाइज है, नीट एंड क्लीन है। मैंने यहाँ पर लिखा मोनार्च, तो देखो क्या करा इसने, रिजल्ट्स क्वेश्चन मार्क क्वेरी चलिए सर्च क्वेरी, यानी कि फील्ड का जो इन्होंने नेम रखा है, यूट्यूब का जो सर्च फील्ड है उसका नेम है सर्च क्वेरी। गूगल का जो फील्ड होता है उसका नेम होता है क्यू। इसकी रफ्तार कम होगी लग रहा है, तो क्या लिखा है क्यू इक्वल टू, दिखाई दे रहा है। तो गूगल के फील्ड का नेम क्या है, क्यू है ना। चलो हमें ये पता चल गया। अब मान लो मैंने इसको ये बोला कि भाई मोनार्च का जो कंटेंट है इसको प्ले करो, तो क्या होता है जरा वो देखते हैं। क्या लिखा है इसने, वीडियो, तो वीडियो की आईडी आ गई। वीडियो की आईडी क्या है, ये आईडी है जो बैकएंड में स्टोर है। तो जैसी डेटा रिक्वेस्ट हो फटाक से ऊपर रिवील हो गया वीडियो इक्वल टू दिस। हाँ क्यों नहीं दिखानी चाहिए, जब यूआरएल ही मास्क कर लोगे तो फिर यूआरएल का एसईओ कैसे करोगे। तुम अपने लिए काम कर रहे हो तो भाई वेबसाइट हम क्यों बनाते हैं, एंड यूजर के लिए ना। एंड यूजर के पास डेटा तो तभी पहुंचेगा ना जब वो सर्चेबल हो ढंग से। जब एसईओ भी नहीं चलेगा, ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगा, यूआरएल का एसईओ नहीं होगा, टाइटल का एसईओ नहीं होगा, तो कैसे चलेगा। ठीक है, तो ये रिवील करना चाहिए हमें, है ना। तो ये कभी भी ना नाम नहीं रखते, ये उसकी आईडी कर देते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी इजीली इस तक ना पहुंचे, है ना। जैसे फ्लिपकार्ट के अंदर अगर आप जाते हो तो फ्लिपकार्ट टी शर्ट तो मुझे दे रहा है, ये मुझे प्रिंटर तो दे रहा है, लेकिन क्या नाम कर देता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा उसका क्या। तो इनक्रिप्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर इनक्रिप्ट नहीं करेंगे, MD5 या हैश प्रोटेक्शन नहीं लगाएंगे उसके अंदर, तो सीधा सीधा सबको पता चलता रहेगा भाई क्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ऐसा देखो, भाई मैं ANI की न्यूज़ में गया, ANI वाले बड़े सीधे सीधे, ठीक है, वो क्या करते हैं भाई, यहाँ पर बंदे ने क्लिक किया तो न्यूज़ है पूरी एज इट इज़ लिखी आ रही है। लास्ट में क्या करा कि भाई हो सकता है इस नाम की कभी और दोबारा न्यूज़ बन जाए, तो उन्होंने उसके साथ समय को जोड़ दिया। क्या लिखा है, 2024, यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, 24 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 22 लिखा हुआ है, 11 लिखा है, और यहाँ पर 1400 लिखा हुआ है। अभी क्या है, तो ईयर तो समझ में आ रहा है, ठीक है। ज़रा नीचे आ जाओ, पैटर्न को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो 2024, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, और क्या है जी, अगस्त लिखा हुआ है 08, ठीक है, और 22 तारीख लिखी हुई है इसके अंदर, समय क्या है 11:14, तो 11:14 यहाँ लिखा हुआ है 00, आ गया पूरा। तो हमने क्या करा कि भाई कभी इस प्रोजेक्ट पे मैंने ही काम किया है, सो हमने क्या करा इसके अंदर कि जब भी कोई न्यूज़ बने उसके आगे टाइम को इनक्रिप्ट कर दो साथ में, ताकि कभी सेम नाम अगर हो जाए तो रिप्लेस ना हो, है ना। तो आगे टाइम वाला सिस्टम लगा दिया इसके अंदर, तो जितनी भी न्यूज़ बनेगी सबके आगे टाइम लिखा आएगा, दिखा रहा है। फिलहाल ये न्यूज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही, कोई और ट्राई करके देखेंगे। तो देखो इसका टाइम क्या है, 21 अगस्त 2024, 21:15, देखो 21:15 लिखा रहा है ना, ऐसा। तो इसको हम लोग अपने उसमें क्या बोलते हैं, डेटाबेस का ना टाइम स्टैम्प, है ना, ये टाइम स्टैम्प तो है। समझ जाता है मेरी बात। अच्छा, वापस आता है, तो ये क्लियर हो गया। सो बात करते हैं कब गेट का इस्तेमाल करें और कब पोस्ट का इस्तेमाल करें। सो इन्फॉर्मेशन सेंड फ्रॉम अ फॉर्म विद द गेट मेथड इज विजिबल टू एवरीवन, ऑल वेरिएबल्स नेम एंड वैल्यू आर डिस्प्लेड इन द यूआरएल। सो गेट आल्सो हैज लिमिट्स ऑन द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू सेंड। तो ये क्या है, limitation of 2000 characters. However, because the variable are displayed in the URL, it is possible to bookmark the page. This can be harmful, this can be useful in some cases. So get may be used for sending non-sensitive data, and get should never be used for sending password or other sensitive information. समझा है?
तो जैसे मान लो आप कोई ऐसा बैकएंड बना के दे रहे हो किसी को कि भाई आप यहाँ से पेज का टाइटल, पेज के अंदर क्या लिखना है वो लिख के सबमिट कर सकते हो। अब उसने लिख दिया बहुत बड़ा पैराग्राफ, लेकिन हमें पता चल रहा है कि 2000 कैरेक्टर से ज़्यादा तो जाएंगे नहीं, तो क्या लगाना पड़ेगा, पोस्ट लगाना पड़ेगा मेथड, नहीं तो वो पेज का डेटा सबमिट नहीं होगा। When to use post? Information sent from a form with the post method invisible to others. All name and values are embedded within the body of HTTP request and has no limits of amount on the amount of information to be sent. यानी कि इसमें कोई लिमिट नहीं, इन्फिनाइट डेटा आप चला सकते हो। Moreover, post support advanced functionality such as support of multi-part binary inputs while uploading files to server. तो आप देखते हो जब भी हम लोग कहीं पर कुछ ऐसा फॉर्म बनाते हैं जिससे अपलोडिंग करते हैं, आप अगर रिएक्ट में भी करते हो वहाँ भी हम लोग लगाते हैं इनक्रिप्शन टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा। जब तक आप वो नहीं लगाते हो डेटा आपका अपलोड नहीं होता है। नॉर्मल अगर हम लोग टेक्स्ट सबमिट करें तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो ये PHP से फाइल कैसे अपलोड होती है जब सीखेंगे तब बताएंगे आपको। सो बिकॉज द वेरिएबल्स आर नॉट डिस्प्लेड इन द URL इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बुकमार्क द पेज। तो पोस्ट से बने जो पेज होते हैं वो बुकमार्क नहीं होते हैं, गेट से बने जो पेज होते हैं वो बुकमार्क हो जाते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर मेरे को ये प्रिंटर समझ में आ रहा है, मैंने इसको क्या करा, यहाँ जाके बुकमार्क कर लिया। तो आप देखोगे अब मैं अगर इसको बंद कर दूँ, मैं अगर अपने बुकमार्क में जाता हूँ, यहाँ पर कहाँ पर है बुकमार्क, जरा ढूंढो, और यहाँ से अगर आप जाओगे इसमें अदर बुकमार्क, तो देखो प्रिंटर बुकमार्क एज इट इज हो रखा है, आ गया डेटा। तो ये गेट का कमाल है, ठीक है, वो पोस्ट होगा, ठीक है। सो डेवलपर प्रेफर पोस्ट फॉर सेंडिंग फॉर्म डेटा, ठीक है। बैक करेंगे तो ये तो आप बेसिक बात करते हैं PHP में फॉर्म वैलिडेशन की। सो थिंक सिक्योरिटी व्हेन प्रोसेसिंग PHP फॉर्म, दिस पेज विल शो हाउ टू प्रोसेस PHP फॉर्म्स विद सिक्योरिटी इन माइंड। प्रॉपर वैलिडेशन ऑफ द फॉर्म डेटा इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर फॉर्म फ्रॉम हैकर्स एंड स्पैमर्स। सो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्म अवेलेबल है, तो फॉर्म तो तुम बनाना जानते हो, मैं इसके ऊपर बात नहीं करूँगा। हम चलते हैं पीछे कोड के ऊपर कि कोड क्या लिखा गया इसको बनाने के लिए। सो यहाँ आते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्म अवेलेबल है, हमने यहाँ पर यूज़ करा है HTML स्पेशल करेक्टर। HTML स्पेशल करेक्टर का काम क्या होता है कि मान लो आपने कोई फॉर्म बनाया, बनाने के बाद में यूज़र ने उसमें जब डेटा लिखा तो उसने अपने नाम के पहले स्पेस लगा दिया, ठीक है, या आपने कुछ स्क्रिप्ट चला दी फॉर्म के अंदर भी। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक मल्टी लाइन है, मैंने यहाँ जाके लिख दिया भैया कुछ स्क्रिप्ट वगैरह करके यहाँ पर इस तरह से, और फिर मैंने इसको यहाँ पर नीचे लाके बंद किया इस तरह से, और फिर आप जाके यहाँ पर कुछ अपना कोड वगैरह चला देते हो, या फिर आप यहाँ पर जो है नीचे एक लिख देते हो डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन डॉट href इक्वल टू, ये पेज मेरा कहीं दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट हो जाए, लाइक https www डॉट, ठीक है, कुछ सम सॉर्ट ऑफ ऐसा हमने कर दिया इसके अंदर काम। भाई ये तो टेक्स्ट फील्ड है ना, ये तो डेटा लेना जानता है, कुछ भी दे दो इसको, भोला वाला है। तो इसकी मासूमियत को कैसे कंट्रोल करोगे? तो इसके लिए हमने क्या लगाया, पीछे एक प्रीडिफाइंड HTML स्पेशल कैरेक्टर। तो क्या लिखा रहा है, कन्वर्ट स्पेशल कैरेक्टर टू HTML एंटिटीज, यानी कि आपकी जितने भी इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स हैं ये HTML एंटिटीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि जैसे लेस देन के लिए क्या लिखते हैं %LT, ग्रेटर देन के लिए क्या लिखते हैं %GT। तो जब डेटा सबमिट होगा तो ये उसको इस तरह से रीड करेगा। तो अब स्क्रिप्ट तो चलेगी नहीं, जब स्क्रिप्ट आएगी नहीं रहा तो चलेगी कैसे, बंद होगी ना। तो नॉर्मल में अगर आपने डेटा डायरेक्ट सबमिट करा लिया बिना इस फंक्शन के तो आप खतरे में आ जाओगे, और अगर आपने सिर्फ अपने सबमिशन में एक्शन के अंदर इतना लिख लिया तो आप सिक्योर हो जाओगे इसके अंदर। अब ये $_server PHP सेल्फ क्या है, अगेन सुपर ग्लोबल है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है इस चीज़ को, $server। तो PHP सेल्फ का मतलब ये हुआ कि सेम फाइल के ऊपर जो डेटा आप सबमिट कर रहे हो मुझे रिटर्न करो कि मैंने क्या सबमिट किया। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा नेम, मैंने यहाँ पर लिखा ईमेल, मैंने यहाँ पर लिखा वेबसाइट, मैंने यहाँ पर इधर स्क्रिप्ट चला दिया और मैंने यहाँ पर लिख दिया जेंडर, और मैंने ऐसे सबमिट कर दिया। तो यहाँ पर सारा डेटा आ गया दैट इज मेरे पास। तो अब ये जो डेटा मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है, तो ये डेटा जो आपका आ रहा है बिल्कुल वैसे आ रहा है टैग जैसे मैंने लिखे थे, बट ये अब लिख के आ रहे हैं %LT से %GT से।
ये टैग से नहीं आ रहे, ग्रेटर देन लेस देन से, ये LT और GT से आ रहे हैं लौट के आपके पास, तो इसलिए ये किसी काम के नहीं है। तो क्या करा हमने यहाँ पर, हमने यहाँ पर इसको बनाने के बाद में यहाँ पर आप अगर देखो तो मेथड ऊपर क्या लगा रखा है, पोस्ट। सभी फील्ड को एक नेम दिया, नेम, ईमेल, वेबसाइट, टेक्स्ट एरिया जो है इसका नेम है कमेंट, और जो जेंडर वाला पार्ट है उसका नेम हमने जेंडर डिफाइन किया हुआ है ना। इस तरह से ऊपर हमने क्या करा, यहाँ पर जाके एक वेरिएबल बनाया, नेम, ईमेल, जेंडर, कमेंट, वेबसाइट, अगर ब्लैंक है तो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा इफ़ डॉलर सर्वर रिक्वेस्ट मेथड, अगर यूज़र ने पोस्ट का यूज़ किया है तो आप नेम को टेस्ट इनपुट फंक्शन में पोस्ट में लेके आओ डेटा। अभी टेस्ट इनपुट क्या बवाल है, हमने बोला नीचे कि टेस्ट इनपुट के अंदर कि डेटा में ट्रिम करो डेटा को। अब ये ट्रिम का क्या हम कर रहे हैं, तो मान लो कि जैसे आपने कहीं पर स्पेस लगा दिया, जैसे मैं यहाँ पर जाके अभी देखो यहाँ पर इस तरह से आ रहा है, मैं डेटा को सबमिट करते वक्त यहाँ पे लिख देता हूँ तो बैकएंड में अगर ये एंट्री ऐसे जाएगी तो अगर आप कुछ शॉर्टिंग परफॉर्म करो तो दिक्कत आएगी, है ना। तो भाई मेरे को इस प्रॉब्लम से बचाओ, तो हमने क्या बोला, डेटा को सबमिट करो। तो डेटा सबमिट हुआ, तो यहाँ पर आप देख रहे हो क्या इसके आगे कोई स्पेस आ रहा है आपके पास, नहीं आ रहा ना। बट अगर मैं वो फंक्शन हटा दूंगा ट्रिम वाला तो आपका स्पेस सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम हुआ इसका। अब ये अनडिफाइंड जेंडर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने जेंडर सबमिट नहीं किया है, तो सबमिट करोगे तो आपका आ जाएगा डेटा उसके अंदर। तो इसके अंदर में दूसरा क्या है, स्ट्रिप स्लैशेस। अगर मैंने कहीं फॉरवर्ड स्लैश, बैक स्लैश अगर लगा कर जब आप स्क्रिप्ट टेक्स्ट शुरू करोगे बंद करोगे तो स्लैश आएगा, उसको भी हटा दो। HTML स्पेशल कैरेक्टर, अगर यूज़र ने कहीं पर डॉलर ये वो कुछ अगर लगाया इस तरह का तो उनको भी हटा दो। अगर है मतलब रहेगा लेकिन उसको कोड से दिखाओ, ना कि डायरेक्ट। जैसे एंड का अगर आप कहीं सिंबल लगा रहे थे %EMP कर दो, स्क्रीन पर वही दिखेगा जो यूज़र ने लिखा है लेकिन उसका नेचर बदल दिया हमने, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हम लोग यहाँ पर चेक करने के बाद में डेटा को रिटर्न कर रहे हैं डेटा पैरामीटर के अंदर। तो डेटा क्या है जो यूज़र भेज रहा है तो हमने क्या लिखा, टेस्ट इनपुट, और डेटा कहाँ से आ गया, नेम से आ गया, ईमेल से आ गया, वेबसाइट से आ गया, कमेंट से आ गया, जेंडर से आ गया हमारे पास। और बस हमने इसको क्या करा, वेरिएबल को, इन 5 वेरिएबल को नीचे ला के एको करा दिया कि यूज़र ने क्या भेजा। यूज़र ने जो भेजा वो हमें यहाँ पर नीचे डिस्प्ले हो रहा है ना। तो ये सिंपल बिल्कुल, इसमें हम लोग कोई वार्निंग जनरेट नहीं करें भाई तुम्हारा नाम गायब है, तुम्हारा ये गायब है, वो गायब है। तो उसका भी हमने एक एग्जांपल यहाँ पर बना के रखा हुआ है फॉर्म एलिमेंट्स के साथ में, जिसमें आपकी वो सारी चीज़ें काम करेंगी। तो नेक्स्ट क्लास में लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये सारी चीज़ें हमारी क्या हैं, कैसे आपने इनका इस्तेमाल में लेकर आना है, ठीक है। तो एक एक प्रॉपर्टी जो आप लगा रहे हो समझ के इसको इस्तेमाल करो तो आपको फॉर्म का सही मतलब समझ आए कैसे चलाना है। देखो फॉर्म सब बना लेते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डेटा सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है ये एक क्वेश्चन है। जैसे वेबसाइट हर बंदा बनाना जानता है, ये भी बना लेता है ना, लेकिन क्या हम वेबसाइट को गूगल जैसा मांग रहे हैं वैसा बना रहे हैं, पॉइंट ये है। तो जैसे हमने HTML में सेमेंटिक्स पढ़ रखे हैं, भी हेडर टैग होता है, फुटर टैग होता है, मेन टैग होता है, असाइड होता है, सेक्शन होता है, आर्टिकल होता है, फिगर होता है, कैप्शन होता है, बहुत सारे टैग्स हैं। तो गूगल ये कहता है या तो इन टैग का इस्तेमाल करो, जैसे बूटस्ट्रैप या VS कोड जब आप चलाते हो तो जब हम लोग यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाते हैं, कहाँ की भी एग्जांपल थी, क्या नाम था, ये नहीं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा VS5, तो ये मुझे क्या देता है, टैग देता है ना, अभी हेडर यहाँ है, मेन यहाँ पर है, फुटर यहाँ पर है, ये हमने देखा हुआ है। तो या तो ये टैग हो या फिर आप डिव के अंदर इन नाम का इस्तेमाल करो, तभी आपके ब्राउज़र को सही पता चलेगा कि आपका स्ट्रक्चर सही है या नहीं है। अब जैसे डिव है, अब हम पूरी वेबसाइट डिव से बना लेते हैं, हमने बनाई भी है, लेकिन अगर क्लास के नेम सही नहीं होंगे, ठीक है, तो तुम्हारा स्ट्रक्चर पता नहीं चलेगा वेब ब्राउज़र को भी तुमने क्या बनाया, ना ही गूगल को पता चलेगा, और इसलिए तुम रैंक भी नहीं कर पाओगे, है ना भाई। गूगल को तो ये पता ना टॉप जो होता है वो हेडर होता है, अब क्लास का नाम तुमने कुछ और रखा है, ABCD, नहीं चलेगा। जैसे हम लोग क्लास का नाम लिख देते फॉर मेन, गलत है। मुझे क्या था मेन क्या है, तो मुझे बताओगे ना कि ये मेरा हेडर है, ये मेरा नैव है, ये मेरा फुटर है। तो जब आप बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करते हो, मैंने कहा VS5 नैव बार डिफॉल्ट, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, क्लास क्या लगी हुई है, नैव बार, मीनिंगफुल है ना, लेकिन साथ में उन्होंने नैव टैग का भी इस्तेमाल किया। तो गूगल जो देखता हेडर के अंदर नैव, स्ट्रक्चर सही है,
बट अगर आप नैप को कोई डिव दे के उसको आप लिख दोगे, गूगल नहीं अंडरस्टैंड करेगा इस चीज़ को। तो इसलिए ध्यान रखना, कोड का जो तरीका है वो ये होना चाहिए, ठीक है, कि इंस्ट्रक्शन एकदम नीट एंड क्लीन। अब इसका एंड यूज़र को कुछ नहीं बेनिफिट, किस किस को फ़ायदा है? 3 लोगों को, ब्राउज़र, डेवलपर जो आपके इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तीसरा एसईओ यानी कि गूगल, ठीक है। तो ये होता है सही कोड करने का तरीका। अगर हेडर टैग का इस्तेमाल नहीं किया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लगाओ मत लगाओ, लेकिन लगा रहे हो विजुअली कोई डिफरेंस पता नहीं चलेगा। लेकिन हेडर टैग है, अच्छी बात है, नहीं है तो हेडर की क्लास बना दो। तो जब हम लोग बनाते थे ना बर्गर टेम्पलेट, तो हेडर क्लास, फुटर क्लास में ऐसे नेम बताता था आपको। क्यों बताए थे? वो इसलिए बताया ताकि गलतियाँ ना करें आप लोग। बैकएंड में तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होती ना, बैकएंड में तो कोड लिखो, वहीं तो बाइंड ही तो कराना है खाली। तो बैकएंड कभी एसईओ नहीं होता, हमेशा फ्रंट एंड का एसईओ होता है। तो वो आपका एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए।